कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय के बाद तलवार को त्याग कर धम्म को अपनाया। एक ऐसा सम्राट जिसके भीतर एक युद्ध ने रक्त नहीं, पश्चाताप जगा दिया। एक ऐसा सम्राट जिसकी नीतियों की गूंज आज भी हमारे राष्ट्रध्वज, हमारे संविधान और हमारी प्रशासनिक सोच में सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध और धम्म नीति की गाथा में, जहां युद्ध से निकला बोध और बोध से निकली नीति। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये यूपीएससी की दृष्टि से भी एक जीवंत केस स्टडी है। बात है 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। पाटलिपुत्र का मौर्य राजमहल एक अस्थिरता से कांप रहा था। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई ने एक चिंगारी का रूप ले लिया था। युवराज सुसीम और उसके छोटे भाई अशोक के बीच सत्ता की होड़ शुरू हो चुकी थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता प्राप्त की और ईसा पूर्व 273 में गद्दी पर बैठा। अशोक एक ऐसा नाम जो जल्द ही चंडाशोक बन जाएगा। सम्राट बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य में कठोर अनुशासन लागू किया। चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, यही उपनाम उसे दिया गया। कथाओं के अनुसार अशोक ने एक नरक की जेल बनवाई थी जहां असाधारण यातनाएं दी जाती थीं, लेकिन इस सब के बीच एक परिवर्तन शक्ति भी भीतर पनप रही थी जो कलिंग युद्ध के बाद फूट पड़ेगी। अब हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य के पूर्व की ओर, जहां स्थित था कलिंग। कलिंग एक समृद्ध, स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्य था। इसकी समुद्री शक्ति, व्यापार और युद्ध कौशल ने इसे मौर्यों के अधीन नहीं होने दिया था। अशोक के लिए कलिंग को जीतना सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक आत्मसिद्धि थी। और फिर आया वो युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। ईसा पूर्व 261 अशोक की सेनाएं कलिंग पर टूट पड़ी। युद्ध भयानक था। 13वें शिलालेख में अशोक स्वयं कहते हैं, 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 को निर्वासित किया गया और हजारों लोग भूख और बीमारी से मर गए। लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक ने कुछ महसूस किया। वह राख में, लाशों में और आंसुओं में विजय नहीं, विनाश देख रहा था। यही क्षण बना एक सम्राट के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक टूट गया। उसे आत्मग्लानि ने घेर लिया और वह उत्तर खोजने लगा। इस खोज में उसे मिला बौद्ध भिक्षु उपगुप्त का मार्गदर्शन। धम्म अब अशोक के लिए केवल निजी साधना नहीं थी, बल्कि यह बन गई राजधर्म की रीढ़। और यहीं से जन्म हुआ धम्म नीति का। अशोक का धम्म कोई सांप्रदायिक मत नहीं था, यह था एक सार्वभौमिक नैतिक दृष्टिकोण। धम्म में शामिल थे सत्य, संयम और दया का प्रचार, सभी धर्मों का सम्मान, पशु हिंसा पर प्रतिबंध, सामाजिक समरसता, स्त्रियों, बुजुर्गों और बंदियों के प्रति करुणा। इसके प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्य नियुक्त किए। उसने शिलालेखों के माध्यम से प्राकृत भाषा में आम जनता को संदेश दिए। एक ऐसा उदाहरण जिसे आज हम राजकीय संचार का आदिकालीन रूप मान सकते हैं। धम्म केवल नैतिकता नहीं था, यह बना जन कल्याण का आधार। अशोक ने अस्पताल बनवाए, सड़कें, वृक्ष, प्याऊ और धर्मशालाएं बनवाई, पशुओं की देखभाल को प्रोत्साहित किया, न्याय में विलंब से मृत्युदंड, बंदियों की पुनरावलोकन प्रक्रिया लागू की। वह मानते थे राजा जनता का सेवक होता है, स्वामी नहीं। एक विचार जो आज भी लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल है। धम्म का संदेश सीमाओं में सीमित नहीं रहा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। संदेश भेजे गए यूनान, मिस्र, सीरिया तक। यह भारत का पहला सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी प्रयोग था, जहां तलवार की जगह विचार यात्रा करते थे। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद अशोक का निधन हुआ। मौर्य साम्राज्य टूटने लगा, लेकिन अशोक की स्मृति लुप्त हो गई, जब तक कि 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़कर देवानाम प्रिय प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचान नहीं लिया। आज अशोक हमारे राष्ट्र ध्वज में जीवित हैं। अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अडिग हैं। सिंहस्तंभ और हमारे लोक सेवा दृष्टिकोण में बसे हैं।
तो साथियों, अशोक केवल एक शासक नहीं थे, वे प्रशासनिक नैतिकता के जनक थे। यूपीएससी की दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 1 प्राचीन भारत और बौद्ध प्रभाव, जीएस पेपर 2 नीति निर्माण और धर्मनिरपेक्ष शासन, जीएस पेपर 4 नैतिक नेतृत्व और जनसेवा, निबंध, धर्म और राजनीति में संतुलन। सिविल सर्विसेज हब पर हम ऐसे ही ऐतिहासिक दृष्टांतों से आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि नैतिकता और शासन का ये संगम आज की राजनीति में उतना ही जरूरी है? मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां इतिहास के पन्नों से हम निकालेंगे आज के प्रशासन की सीख। धन्यवाद और जय हिंद।